जिस मुद्दे से आपने शुरुआत की थी वहां से मैं सुधांशु जी आपसे पूछना चाहूंगी। भले आलोक जी ये कह रहे हैं कि अब भविष्य की तरफ देखने की बारी है, लेकिन साथ ही इतिहास की बात भी कर रहे हैं कि इतिहास में ये देखा गया है 60 के दशक के बाद से कि किस तरह से डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष को मिलता है। तो इस बार तो 10 साल बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होगा सुधांशु जी, तो क्या एक वाकई ऐसा हो सकता है, ये संभव आपको लगता है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिले? निश्चित रूप से मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं कि तीसरे प्रयास के बाद इनको संवैधानिक दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष का पद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से वो मिलेगा। मगर जब हमारे मित्र आलोक जी बात कर रहे हैं मर्यादा की, तो क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की मर्यादा है? दूसरा उदाहरण देता हूं। जिस समय आपस में ये मर्यादा है, ये परंपरा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो तय हो जाता है वही सदन में आके होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो गया कि इन चीजों के डिस्कशन होगा और सदन में आकर हल्ला हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद एक मर्यादा थी, मैं उस समय राज्यसभा में उपस्थित था जब उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि कृपया नेता सदन यानी पीयूष गोयल जी और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमसे आकर चैम्बर में मिले ताकि रास्ता निकाला जा सके, और कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम मिलने नहीं जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति ने बुलाया और आप कह रहे हैं केवल किसके दौरान? जैसे सदन की कार्रवाई रुक गई तो उस 15 मिनट के बीच में हम नहीं जाएंगे। ये जब आप वो लोग आके मर्यादा की बात करते हैं, और मैं याद दिलाना चाहता हूं महोदय, अगर इतिहास की बात आए तो अटल जी की अभी फोटो दिखाई गई, अटल जी को लोग भूल गए होंगे। 1999 में अटल जी की एक वोट से सरकार गिरी थी, और वो एक वोट जानते किसका था? उस समय उड़ीसा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग का जो मुख्यमंत्री हो चुके थे, परंतु सदन के सदस्य थे और 14 दिन का जो समय होता है ना, मुख्यमंत्री ने वोट दिया और मुख्यमंत्री के वोट से लोकसभा में सरकार गिर गई। वो लोग आकर आज इस बात का, वैसे तो एक भी बात याद दिला दूं, शायद आलोक जी को याद हो, उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है और नवीन पटनायक से पहले कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था, और वहां कांग्रेस जड़ मूड से साफ हो गई है। उसके बाद इनके चेहरे पे कितनी साफ चमक दिखाई पड़ती है, उसको अपना विजय कहते हैं, वो एक अलग बात है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप संसदीय परंपरा और गरिमा की बात करते हैं तो उन सारी चीजों के ऊपर, अब एक और उदाहरण देना चाहता हूं। नोटिस दिया जाता है 267 क्यों 150 सांसदों को निलंबित करना पड़ा? 267 का नोटिस होता है इस बात के लिए कि संपूर्ण कार्य रोककर कार्रवाई स्थगित करके जो हम कह रहे हैं माना जाए। अगर उसको एक नोटिस या 2 नोटिस दिया जाता तो मतलब होता है कि आप ईमानदारी से 60 नोटिस, 80 नोटिस, इसका मतलब आप उस चीज को संसदीय गरिमा का माखौल उड़ाना चाहते हैं। और अगर वो 60-70 नोटिस सभापति ने रिजेक्ट कर दिए, अगले दिन फिर 60-70 नोटिस, फिर रिजेक्ट कर दिया, अगले दिन फिर 60-70 नोटिस, फिर उपराष्ट्रपति को आके कहना पड़ा कि भाई ये तो आप परंपरा की ध्यान रखिए, आप क्या उसका माखौल उड़ा रहे हैं? यदि एक बार वो रिजेक्ट कर दिया गया, अगले दिन फिर हम करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जिस ढंग के अनप्रेसिडेंटेड सीन दिखाई पड़े, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पूरे देश ने देखा कि टेबल के ऊपर खड़े होने वालों में आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता, किताब फेंकने वालों में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जा खड़े हुए फाइल फेंक रहे थे। उसका वीडियो अवेलेबल है। क्या आपने कभी हमारे टाइम में, जब हम लोग विपक्ष में थे, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी को वेल में आके चिल्लाते हुए और किताबें फेंकते हुए कोई दृश्य हो तो हमें बता दीजिए। संसदीय गरिमा और मर्यादा का जो पालन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आचरण में किया है वह अतुलनीय है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अपनी पराजय को पचा न पाने के कारण जिस प्रकार उस मर्यादा को भंग किया है कांग्रेस ने, वो अपने आप में बहुत दुखद और संसदीय व्यवस्था के लिए दयनीय है। अगर यूपीए राज के 10 साल और एनडीए राज के 10 साल को देखें तो हर साल पटरी से ट्रेन उतरने के हादसों के आंकड़ों पर नजर डालें। 2004 से 14 के बीच यूपीए राज में सालाना 86.7 घटनाएं हुई। 2014 से 23 के बीच सरकार कहती है कि 47.3 घटनाएं हुई। ट्रेन हादसों की औसत संख्या की तुलना करें तो यूपीए के 10 साल में 171 घटनाएं सालाना हुई, जबकि 2014 से 23 के बीच एनडीए राज में 71 रेल दुर्घटनाएं सालाना हुई। रेल के पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई। 2000-2001 में 350 से घटकर 2022-23 में 36 हो गई। यूपीए के 10 साल में जहां पीआईबी का डेटा कहता है कि 1711 रेल हादसे हुए,
वहीं एनडीए के शासनकाल में 2014 से मार्च 2023 के बीच 638 रेल हादसे हुए। एनडीए शासन के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या 2014-15 में 135 से 64% गिरकर मार्च 2023 में 48 हुई। रेल हादसों में मृतकों की संख्या को देखें तो यूपीए के 10 साल के शासनकाल में जहां 2453 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 4486 लोग जख्मी हुए, जबकि एनडीए के 10 साल के शासन में 781 लोगों की मृत्यु हुई और 1543 यात्री जख्मी हुए। पटरी से ट्रेन के उतरने के मामले में यूपीए के 10 साल में जहां 867 मामले सामने आए, एनडीए के राज में 426 ऐसे हादसे हुए। सरकार बताती है कि रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 9 साल के भीतर 2.5 गुना अधिक बजट बढ़ाया गया। इसी तरह ट्रैक रिन्यू करने के लिए 2015-16 से 2022-23 के बीच सालाना 10,201 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2005 से 2014 के बीच यही खर्च यूपीए राज्य में सालाना 4,702 करोड़ रुपए का ही